प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उठाए हैं कई अहम कदम। सरकार ने कोविड लॉकडाउन की अवधि में ब्याज पर ब्याज नहीं लेने का किया फैसला। इसके तहत 2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज पर नहीं लगेगा ब्याज। क्रेडिट कार्ड बिल पर मिलेगी रियायत। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी अपने ईपीएफ से धनराशि निकालने के लिए रविवार को भी कर सकते हैं आवेदन। आज महाअष्टमी और महानवमी के पर्व पर मां के महागौरी और सिद्धिदात्री रूप की जा रही है आराधना। विंध्याचल समेत प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर की जा रही है पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। सिंचाई के लिए दिन में बिजली आपूर्ति के लिए गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली पा सकेंगे। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के लिए 3500 करोड़ का बजट आवंटित किया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने गिरनार रोपवे की शुरुआत की। शुरुआत में गिरनार रोपवे में 8 लोगों को ले जाने की क्षमता वाले 25 से 30 केबिन होंगे। इस रोपवे में 2.3 किलोमीटर की दूरी केवल 7.5 मिनट में तय की जा सकेगी। पर्यटक इस रोपवे पर यात्रा करते समय गिरनार पर्वत के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन भी कर सकेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से जुड़े एक बाल चिकित्सालय का भी उद्घाटन किया। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 470 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जा रहा है। विस्तार परियोजना पूरी होने के बाद यह संस्थान देश का सबसे बड़ा एकल सुपर स्पेशियलिटी कार्डिक शिक्षण संस्थान भी बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूर्योदय योजना गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियो हॉस्पिटल गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। इन अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुजलम, सुफलम और सोनी योजना के बाद ये सूर्योदय योजना मील का पत्थर साबित होगी। सूर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। किसान सूर्योदय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता गुजरात के किसानों की आवश्यकता को दी गई है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, चाहे वो किसानों को कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो, सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना हो, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो या फिर देश के करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना हो। इसका लक्ष्य है कि देश का कृषि क्षेत्र मजबूत हो। किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो या फिर हजारों किसान उत्पादक संघों का निर्माण, सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बीमा योजना में सुधार, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो या फिर देश भर के करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका लक्ष्य यही है कि देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो, किसान को खेती करने में मुश्किल न हो
इसके लिए निरंतर नई नई पहल की जा रही है। देश में आज अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार ने कोविड लॉकडाउन की अवधि में ब्याज पर ब्याज नहीं लेने का फैसला किया है और इसके तहत 2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड बिल पर भी रियायत मिलेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि अब कर्मचारी अपने ईपीएफ से धनराशि निकालने के लिए रविवार को भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर भविष्य निधि से पैसे निकालने की योजना शुरू की थी, जिसमें 3.25 लाख आवेदन आए, जिन्हें विभाग के कर्मचारियों ने 24 घंटे काम कर पैसे देने का काम किया है। इस योजना के सफल होने के बाद अब इस योजना में कर्मचारी रविवार को भी पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बिहार के श्रमिकों को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान पर कहा कि भाजपा सरकार ने जो श्रमिकों के उत्थान के लिए किया है वो अब से पहले की सरकारों ने नहीं किया। न कोविड में 2-3 काम जो किए जिनके अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। एक तो हमने ये काम किया कि कोविड में ईपीएफ से जिसको भी पैसा लेना है बहुत जल्दी उसको पैसा मिलेगा। जैसे अब हम 24 घंटे और 7 दिन काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर रहे हैं और अब रिकॉर्ड हमारा ये है कि 3 दिन से कम समय में भुगतान हो रहा है और हमारे हिसाब से अब तक जितने लोगों ने आवेदन करा है 90% से अधिक लोग पैसा ले चुके हैं और पिछले मुकाबले में अब ज़्यादा लोग पैसा ले चुके हैं। एक्चुअल फिगर हमारे पास नहीं है, पर अब डिले बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे पहले हमने ये कहा था कि हम कम से कम 1 सप्ताह के अंदर प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जो पैसा मांगेंगे हम उसको पैसा दे देंगे विदिन ए वीक। अब ये प्रक्रिया और कम करके 3 दिन कर लिए कि 3 दिन से भी कम समय में हम दे रहे हैं और सारे निस्तारण पूरे 3 दिन में हो रहे हैं और राउंड द क्लॉक और 7 दिन, इसमें शनिवार इतवार भी शामिल है। अब समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं खे आवत। चुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर ता एके लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम चुटकी के अब्बे ही लेकर जाता नहीं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। आज महाअष्टमी और महानवमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन महागौरी और सिद्धिदात्री माता की आराधना की जाती है। सुबह से ही देवी मंदिरों और दुर्गा पांडालों में कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन के साथ पूजन अर्चन किया जा रहा है। प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित विंध्यवासिनी माता के मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यहीं पर कठोर तपस्या की थी। यहाँ पर सुबह से ही माता के मंदिरों में विशेष दर्शन और पूजन किए जा रहे हैं।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रात को गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में अष्टमी तिथि पर महानिशा पूजन और हवन यज्ञ किया। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक अष्टमी तिथि की रात में ही गोरखनाथ मंदिर में हवन की परंपरा है। मुख्यमंत्री और पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गौरी गणेश की पूजा के साथ ही स्थापित मां दुर्गा की विधिवत पूजा और नवग्रह पूजन किया। उन्होंने दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा की भव्य आरती भी की। मुख्यमंत्री 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। अम्बेडकर नगर जिले में स्थित ऐतिहासिक माता भुजैया देवी के मंदिर पर भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माता के दर्शन कर रहे हैं। इस स्थान पर माता सती की भुजा के कुछ अंश गिरने के कारण ये स्थान माता भुजैया देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज दुर्गाष्टमी के दिन माता गौरी के रूप में देवी की पूजा हो रही है। मंदिर के महंत कांता प्रसाद ने बताया कि माता सती के सती हो जाने के पश्चात भगवान शिव सती की अस्थियों को लेकर टहलने लगे, जिस पर भगवान विष्णु के सारंगधर धनुष द्वारा जब सती के शरीर पर बाण लगे तो अस्थि जोड़ों जोड़ों पर खुल गई। भुजा का कुछ अंश इस स्थान पर गिरने के कारण यह स्थान माता भुजैया देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथा महान कांता प्रसाद ने यह भी बताया कि इस स्थान पर जनपद अम्बेडकर नगर के अलावा पूर्वांचल के तमाम जिलों के भक्त आते हैं। जहाँ जहाँ अस्थियों का भाग गिरा और सिद्धपीठ हुआ, यहाँ जगत जननी उस सती की भुजा का कुछ अंश गिरने के कारण भुजैया देवी के नाम से स्थान विख्यात हुआ। जुर्म और अपराध की सजा पाने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचे बंदी अब बरेली जेल में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण जैसे किरदार निभाकर रामलीला का अभिनय कर रहे हैं। जेल के इस अनूठी रामलीला से बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की गई है। कोरोना काल में बरेली के जिला जेल में खास मकसद से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। सभी किरदार अपने रोल से बेहद खुश हैं। दूसरी सबसे खास बात यह भी है कि रामलीला को देखने वाले भी बंदी हैं। सभी का कहना है कि रामचरितमानस के मंचन से काफी कुछ सीखने को मिलता है। जिला जेल के डिप्टी जेलर राकेश वर्मा का कहना है कि जेल में रामलीला कराने का एक ही मकसद है कि जेल के बंदी रामचरितमानस से कुछ सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें। हम उनके द्वारा इस समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि रावण ने जो अच्छाइयाँ थी हम उसको उजागर कर रहे हैं। रावण के अंदर एक अच्छाई ये थी कि नारायण से युद्ध करने के लिए उन्हें अपने आप को और अपनी समस्त राक्षस जाति को मोक्ष दिलाना था। उनका ये उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने सीता हरण किया था। और दूसरा सर ये उद्देश्य है, लोगों को रावण से ये सीख लेना चाहिए कि गलत काम के लिए 1000 बार सोचना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। और शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। अच्छे काम को तुरंत लेना चाहिए, उसका निर्णय तुरंत लेना चाहिए। जी, जैसा कि सर्वविदित है कि कष्ट के क्षणों में रामचरितमानस सदैव प्रेरणीय रहा है। और आजकल कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जेल में अंदर मुलाकात भी बंद है। बंदियों की मनोदशा जो है उसको बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि रामलीला के मंचन का कार्यक्रम कराया जाए, जिसमें बंदियों के मध्य जब ये प्रस्ताव आया, बंदियों की तरफ से ही प्रस्ताव आया, तो बंदियों ने सहर्ष में कहा कि हम अपना अग्रणी भूमिका निभाएंगे और सभी ने अपने दिल से कार्य किया। रामलीला एक ऐसा हमारी लोक कला है जो हमें जीवन में बड़ी प्रेरणा देती है। और चूँकि यहाँ बंदी तनावग्रस्त रहता, अवसादग्रस्त रहता है, और इस बार यहाँ जो कोरोना संकट कोविड-19 का संक्रमण रहा, उसके नाते भी देश में तनाव रहा। तो इस विचार से मुझे लगता है कि रामलीला हमारे लिए सबसे बढ़िया ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम बंदियों को भी मोटिवेट कर सकें और अन्य बंदियों को प्रभावित भी कर सकें। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर परेड ग्राउंड में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 59वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईटीबीपी का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1962 में स्थापना के बाद से ही आईटीबीपी देश की हिमालय सीमाओं की वीरता से रक्षा कर रहा है।
आज बरेली की बिथरी विधानसभा क्षेत्र के गांव भरतौल में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा स्वच्छता से विकास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप सैनिटाइजेशन किट भी बांटी गई। स्वच्छता के प्रति विशेष योगदान के लिए अन्य ग्रामीणों को भी सम्मानित किया गया। भाजपा विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता व्यक्ति की पहली आवश्यकता है, हमें सड़कों को भी साफ रखना होगा। बरेली के मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने कहा कि महिलाएं परिवार की संचालक होती हैं, इसलिए महिलाओं को प्राथमिकता से जागरूक किया जा रहा है। तीन करोड़ से ऊपर शौचालय इन्होंने दिए हैं पूरे हिंदुस्तान को। तो ये आज इनका प्रोग्राम भरतौल में हुआ और भी जगह विधानसभा में होगा। मैं तो इनको बधाई देना चाहता हूँ। लोगों से निवेदन भी किया मैंने कि स्वच्छता पहला काम, जैसे हमारे घर नहीं थे आज वैसे रोड है, तो उसी प्रकार को घर समझ करके उसको साफ रखें। आज के जो प्रोग्राम है इसका पर्पज़ यही है कि कैसे हम लोग एक सेंसिटाइजेशन और एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम में हम लोगों ने महिलाओं को इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि महिलाएं ही परिवार की संचालक हैं और बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना और फैमिली में अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही साथ हम लोग अपने एंड पे सॉलिड लिक्विड वेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने शौचालय तो बनवा ही लिए हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स भी बनवा लिए हैं। गाँव में हर जगह पे हम लोगों ने कूड़ेदान लगवाए हैं। आज की एक्सरसाइज इसीलिए थी कि अब लोग इस चीज़ को अपने बिहेवियर में लेकर के आएँ। एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आज बिथरी चैनपुर के भरतौल गांव में नाबार्ड द्वारा स्वच्छता से विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि स्वच्छता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए। तो 2 अक्टूबर 2020 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। नाबार्ड ने इसको एक अभियान के रूप में चालू किया है और ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। हमारे प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। किसानों की इनकम डबल करने का संकल्प लेते हुए केंद्र की सत्ता में आई मोदी सरकार की सकारात्मक पहल से रायबरेली के किसानों को खास लाभ पहुंचने लगा है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से जिले में पारंपरिक खेती से हटकर बड़ी संख्या में किसान औषधीय खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर के कृषि वैज्ञानिक शैलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि खेती का काम कभी घाटे का सौदा हुआ करता था, लेकिन अब नई तकनीक और बेहतर फसल चयन के माध्यम से आज खेती में युवकों का रुझान भी बढ़ रहा है। जिले में पारंपरिक खेती से हटकर औषधीय खेती करने वाले युवा किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। औषधीय खेती करके किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन्होंने औषधीय खेती करते समय कुछ सावधानियां बरतने की बातें बताई, जिन्हें किसानों को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने परंपरागत खेती धान, गेहूं आदि सभी की है, किंतु धान गेहूं में लागत ज़्यादा लगती है और किसानों को समय पर मूल्य नहीं मिल पाता है, साथ ही श्रम ज़्यादा लगता है। फिर हमें जो है जैव विकास बोर्ड से लेगी, उसमें जो है विभिन्न जो है वहाँ जो ओझा जी या जो भी वहाँ के कर्मचारी उन्होंने बताया कि आप जो है लेमन ग्रास लगाइए। ये साल में जो है 4 बार जो है फसल ये काटी जाएगी और उसके बाद जो है इसको जानवर भी नहीं खाएंगे। जानवर नहीं खाएंगे तो उससे यह है कि हमको एक तो समस्या ताकने की ख़त्म हो गई, सिंचाई भी कम करनी पड़ती है और इसका लगभग औसत उन्होंने जो भी अभी हमने तो पहली बार शुरू किया है, फिलहाल जिन किसानों से हमने बात की उन्होंने बताया कि लगभग 1 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की जो है एक साल में हमको जो है मिल जाती है, जिसमें करीब जो है एक साल में 25,000 रुपये लागत और लगभग 75,000 रुपये हमारा बचत के रूप में आ जाता है। ठीक है, अभी तक हम धान गेहूं और ये सब चीज़ों की फसल करते थे, लेकिन इसमें हुआ क्या कि कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी फसल साथ नहीं देती, आए दिन दिक्कतें ही बनी रहती हैं। कभी कभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अधिकतर होता क्या है कि जो मिलना चाहिए किसान को वो नहीं मिल पाता है। तो हमारे कुछ किसान भाई हैं, हम मिले उनसे तो उन्होंने बताया कि आप ये इसकी खेती करिए लेमन ग्रास की। ठीक है सर, इसकी ग्रास की करिए तो इसमें क्या है कि एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और साल में 3 फसलें कटेंगी, शुद्ध प्रॉफिट मिलेगा। जबकि धान और गेहूं में ये मौसम पे डिपेंड करता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है और इसमें इतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। कि सीमाएप लखनऊ में औषधि खेती के विषय में प्रशिक्षण मिलता है, तो हमारे पिताजी वहाँ पहुँचे किसी तरह से पता लगा के, तो वहाँ से हमारे पिताजी भी 2-3 प्रशिक्षण ले चुके हैं और हम भी ले चुके हैं 2-3 प्रशिक्षण सीमाएप लखनऊ से।
तो जब वहाँ से प्रशिक्षण लिए तो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कई औषधि फसलों के बारे में बताया गया है, जैसे कालमेघ है, तुलसी है, पामारोजा, और बताया भी गया। और उनके द्वारा जैसे हमारे पास माल तैयार होता था तो बिकवाने में भी उन्होंने काफ़ी हमारी सहायता की। जैसे बायर्स का नंबर है व्यापारियों का वो दिया, और जो ईमानदार व्यापारी हैं उनका नंबर दिया कि इनके पास बेचो, आपको पैसा मिल जाएगा आसानी से। तो इस तरह से हमने शुरू की। आजमगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी भारत सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए बायोटेक किसान हब नामक परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है। केवीके आजमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों की सहायता से कंपोस्ट बनाने की प्रयोगात्मक जानकारी देने के साथ खेत में इकाई की स्थापना कराई। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी में सूक्ष्म जीवों के महत्व और अधिक उत्पादन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि बायोटेक किसान हब परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सूक्ष्म जीवों से कंपोस्ट बनाने के लिए किट और जैव उर्वरकों का निःशुल्क वितरण किया गया है। इस योजना से 50 किसानों को लाभान्वित किया जाना है, जिससे वो जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो सकें। पहले हम नासिक कमाने के लिए जाते थे, लॉकडाउन की वजह से हम घर पे आ गए। NBAIM मऊ कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के वैज्ञानिक लोग हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म जीव और किट जो हमें उपलब्ध कराए, फसल अवशेष को उसमें हम सड़ा गला करके जल्दी खाद तैयार करने के लिए व्यवस्था हमें बताए। DBT भारत सरकार द्वारा किसान बायोटेक परियोजना के अंतर्गत NBAIM मऊ कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ द्वारा हम महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म जीव की सहायता से कंपोस्ट बनाने वाली इकाई हमारे खेत में लगाई गई है। इस सफाई की सहायता से फसल अवशेषों की सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कंपोस्ट बनाकर पर्यावरण स्वच्छ करेंगे और अपनी आय भी बढ़ाएंगे। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारे जो ग्रामीण युवा बेरोजगार हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो उस दिशा में इस परियोजना में काम हो रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों की सहायता से कंपोस्ट बनाने की जो तकनीकी जानकारी है वो हम अपने दूरस्थ क्षेत्रों के किसान भाइयों को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने प्रयागराज में समीक्षा बैठक और ग्राहक संगोष्ठी का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में प्रयागराज मंडल के सभी शाखा प्रबंधकों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। मंडल प्रबंधक आर.के. वशिष्ठ ने सरकार की योजनाओं और कम ब्याज दर पर ऋण कैसे प्राप्त हो इसके बारे में ग्राहकों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद GCL योजना के तहत 20 से 30% MSME सेक्टर के लोगों को बैंक द्वारा लोन मुहैया कराया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाकर बैंकों को दी हैं। आत्मनिर्भर भारत में बैंकों का ही बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इस कोविड की सिचुएशन में बैंक ही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारी हमारी MSME की स्कीम्स चल रही हैं अभी, जैसे इमीडिएटली कोविड के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसमें हमने GCL एक स्कीम है, उसके थ्रू हमने 20% 30% लोगों को जो एग्जिस्टिंग MSME हैं उनको फर्दर एक्सटेंड लोन दिया है। अभी PM स्वनिधि स्कीम चल रही है, उसमें यूपी में ही प्रधानमंत्री जी का अभी 27 तारीख को ही वो या तो वाराणसी आएंगे या फिर वो वेबएक्स से वहाँ से करेंगे, तो उसका उद्घाटन है। उसमें यूपी में करीब 2.5 लाख लोगों को नया लोन सैंक्शन किया है जो वेंडर्स हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आत्मनिर्भरता देनी है MSME को भी, और दूसरे एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली सेक्टर्स में किसान की जो डबलिंग ऑफ इनकम करनी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए MSP पे लिए करने हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पे जोर दिया गया है। डेयरी यूनिट्स हैं, चिलिंग प्लांट हैं, फ्लोर मिल हैं, मार्केटिंग यार्ड्स बनाने हैं, और कोई हमारे जैसे कैटल फीड के यूनिट हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि उनकी इनकम बढ़े। अभी तो इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है PM स्वनिधि,
हम लोग हमारे सर्किल हमारे मंडल ने करीब 2500 लोगों को उसमें 10,000 रुपये का लोन सैंक्शन कर दिया है, जिसका कि वितरण अभी चल रहा है। और उसके बाद जैसे हमारे अंचल प्रबंधक साहब ने बताया कि यहाँ पे एक MCC और रैम 2 स्पेशलाइज्ड ब्रांचें खोली गई हैं केवल लोन के पर्पज़ से। तो हमारे प्रयागराज के जितने भी व्यापारी भाई हैं या जिनको की रिटेल की, हाउसिंग की या कार की या पर्सनल लोन की ज़रूरत है, वो इन ब्रांचों में संपर्क कर सकते हैं। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज कस्बे की एक साधारण परिवार की महिला राजकुमारी भिटौरा ब्लॉक के 3 गांव असनी, आलमपुर, नरही और देवरानार को गोद लेकर यहां महिलाओं के लिए स्वच्छता की पाठशाला लगा रही हैं। इतना ही नहीं, मुफलिसी में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न व्यवसायों से जोड़कर परिवार की आय में बढ़ोतरी के गुर सिखाती हैं। इस दौरान कई महिलाओं को समूह से जुड़कर प्रशिक्षण भी दिलवाया और ये महिलाएं विभिन्न व्यवसाय से जुड़कर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही हैं। गांव में स्वच्छ पेयजल पीने की सलाह और सफाई के प्रति जागरूक करने का भी ये काम करती हैं। बहुत बदलाव हुआ, स्वच्छता के लिए बदलाव हुआ, साफ सफाई वाला। और ये जो है वैसे जैसे सफाई घर की है, खाना पानी का है, तो वही हिसाब से बहुत ज़्यादा सफाई हुई। हमारे पति पहले बेरोजगार थे, ऐसे काम करते थे मजदूरी, तो खाने पीने को दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। बच्चों के लिए दिक्कतें, पढ़ाई लिखाई के सभी खर्चों में दिक्कत आती थी। और जब से हम लोग धंधा करने लगे हैं, खिलौने का मेला है, जाते बाजार जाते हैं, तो उससे आमदनी हुई, ज़्यादा पैसा होने लगा। बच्चे भी पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छे से परिवार चलाते हैं, घर में खर्च भी हर तरह की सुविधाएं हो गई हैं। पूरी से हम अपना दुकान चला के 2 पैसा की दुकान में हम अपना परिवार चला रहे हैं। मजदूरी भी अभी तक करते रहें, अब हम मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी दुकान से कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। पहले बहुत दिक्कतें आती रही हैं, अब छोटे छोटे डाल दिए जाते, फिर बड़े हो जाते हैं, उनको बेचते हैं, फिर उससे खर्चा हमारा चलता है। 3 ग्राम पंचायतें जो हैं हमारी, तो यहाँ गंगा किनारा है एक, तो वहाँ बहुत पिछड़ा इलाका है जहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सारे मतलब दबाव होते हैं। महिला काम करती रहती लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो हम ये सोचते हैं कि हम वहाँ जा कर के घर घर वहाँ उनको एक संगठित बनाते हैं। महिलाओं किसी लड़कियों को अलग संगठित करते हैं, महिलाओं को अलग करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, महिलाओं के अधिकार की भी बात करते हैं कि महिला अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़े और महिला अपने पैरों से कैसे खड़े हो। फर्रुखाबाद में जनपद स्तरीय रवि गोष्ठी और कृषि जागरूकता कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया, जिसमें 5 प्रगतिशील किसानों द्वारा किसानों को अपनी उत्तम खेती के गुर बताए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला किसान भी उपस्थित थीं, जिनको सम्मान पत्र के साथ साथ दलहनी फसलों के बीज भी वितरित किए गए। इस अवसर पर कृषि से संबंधित विभागों के स्टॉल और कृषि यंत्रों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें ट्रैक्टर को छोड़कर हर यंत्र पर प्रदेश सरकार की ओर से 50% छूट दी गई है, जिसमें कई बड़े किसानों ने अपने ऑर्डर बुक कराए। इस अवसर पर सीडीओ राजेंद्र पेसिया ने दिवाली के लिए महिला समूह द्वारा देशी गाय के गोबर से बनाए गए छोटे छोटे दिए, अगरबत्ती और हवन कुंड दिखाकर दीपावली में विदेशी के स्थान पर इनको खरीदकर किसानों से स्वदेशी दीपावली मनाने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम में कायमगंज के केला किसान शहाब खां द्वारा लाई गई 35 किलो की केले की गार और मूसा खिरिया के शहद उत्पादक अवनीश द्वारा लाया गया नीम और बबूल का शहद चर्चा में रहा। अभी गोष्ठी और किसान गोष्ठी थी, जिससे जो है किसानों को हमें जागरूकता लाने के लिए गोष्ठी का हर साल आयोजन किया जाता है। इसमें जो उन्नतशील किसान हैं, उन किसानों का उनका अनुभव सीधे सीधे और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिकों का अनुभव और हमारे उन्नतशील किसानों दोनों को जो अनुभव है वो किसानों को बुला के गोष्ठी के माध्यम से उन्हें दिया जाता है। किसान भी अपनी बात रखता है, ये चीज़ें हमको करना चाहिए जो जिससे कमर्शियल खेती है उससे हम करके अपना सीधे सीधे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में उसकी अर्निंग कर सकें। तो इसलिए इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।